Today we are going to study the topic equation of a line. लाइन का इक्वेशन क्या होता है और हम कितने टाइप से लाइन का इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हम लाइन के डिफरेंट इक्वेशंस लिखेंगे तो वो सभी इक्वेशन किस तरह से एक दूसरे से अलग होंगे और दोनों में क्या समानताएं होंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, उसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो लाइन का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स विच इज फॉलोड बाय ईच पॉइंट ऑफ दैट लाइन। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम चाहे उसे 1 डायमेंशन में ड्रॉ करें, 2 डायमेंशन में ले या 3 डायमेंशन में ले, तो एक्स वाई की वैल्यू अगर हम 2 डायमेंशन में लेते हैं तो एक्स वाई की जो भी वैल्यूज़ होंगी जो उस लाइन में लाई करेंगी, उन सभी वैल्यूज़ के लिए लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर हम 3 डायमेंशन में लिखते हैं तो एक्स वाई जेड की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मतलब हम बात कर रहे हैं एक्स वाई एंड जेड की। तो लाइन का इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो वो इक्वेशन तभी ट्रू होगा जब कोई भी पॉइंट जो उस लाइन पर आते हैं, उस लाइन पर बिलोंग कर रहे हैं, सभी पॉइंट के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। अब इस लाइन के हम डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। अगर हम इस पॉइंट पर वैल्यू देखें तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 2 है। सेकंड पॉइंट को देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y एक्सिस की वैल्यू 4 है। यहाँ पर x की वैल्यू 3 है एंड y की वैल्यू 6 है और यहाँ पर x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 8 है। तो अगर हम इस लाइन की इन डिफरेंट वैल्यूज़ को देखें तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि x की जो भी वैल्यू है उसका दुगना हमें y की वैल्यू मिल रही है। मतलब इस लाइन के हर पॉइंट्स पर एक रिलेशन हमें मिल रहा है कि जितनी भी वैल्यू हम x की लेंगे उससे डबल वैल्यू हमें y की मिलेगी। या हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो अगर जो भी वैल्यू हमें y की मिलेगी, y एक्सिस की मिलेगी, उससे आधी वैल्यू हमें x एक्सिस की मिलेगी। तो अगर हम इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले, अगर हम यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, ये रिलेशन हमेशा फॉलो होगा और इस लाइन पर जो भी पॉइंट बिलोंग करेंगे तो वो इस रिलेशन को फॉलो करेंगे कि y इज इक्वल टू 2x। अब x की हम कोई भी वैल्यू ले, चाहे हम उसकी 100 वैल्यू ले, 2000 वैल्यू ले, हर पॉइंट की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इस तरह का जो हम x और y के फॉर्म पे, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म पे इक्वेशन लिखते हैं, जो हम इस लाइन को जब हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो हर वैल्यू के लिए वो ट्रू हो, तो इस तरह के अलजेब्रिक इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम इसके बाहर कोई वैल्यू ले, सपोज इस पॉइंट पर वैल्यू ले, तो यहाँ पर अगर y की वैल्यू 5 है एंड x की वैल्यू 1 है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। मतलब अगर लाइन के बाहर कोई भी वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होता है। ये इक्वेशन केवल लाइन पर जो भी वैल्यूज़ लाई करेंगी उनके लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। ओके, तो ये जनरल शब्दों में हो गया कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जनरली होता। अब इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब हम कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज ये y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, तो जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लाइन हमेशा सीधी ड्रॉ करें या हम ऐसा आड़ी ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। हम लाइन को तिरछी भी ड्रॉ कर सकते हैं या हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चाहे हम इस तरह से ड्रॉ करें, ऐसा ले, अगर हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें, ऐसा ड्रॉ करें, ये सभी लाइन ही कहलाती हैं। आप अगर हम कोई भी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका एक जनरल फॉर्म हम डिराइव करते हैं कि जो भी फॉर्म हम लिखेंगे, अगर हम कोई भी लाइन इस तरह से वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो उस वर्टिकल लाइन में क्या प्रॉपर्टी होगी। अगर हम लाइन वर्टिकल ना ड्रॉ करके इसे तिरछी ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन में क्या प्रॉपर्टी होगी, और इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लाइन को कितने टाइप से डिवाइड करेंगे ये हम अब देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस मतलब जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट है
अब अगर हम इस x कोऑर्डिनेट की ही एक जनरल वैल्यू डिफाइन करना चाहें कि यहाँ पर जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो x एक्सिस को ओवरलैप कर रहा है, x एक्सिस पर ही है, तो उस कंडीशन पर उस लाइन को हम किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर हम इस लाइन को देखें तो इस लाइन में इस x एक्सिस में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो फॉलो हो रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी जो x की वैल्यू है वो यहाँ से अगर हम ऐसे बढ़ते जाएंगे तो x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, पर इसमें ये एक प्रॉपर्टी है कि इसकी हाइट 0 है। हाइट कहने का मतलब है कि इसके y एक्सिस की वैल्यू 0 है। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू सपोज -5 मिल रही है, पर यहाँ पर भी y की वैल्यू 0 है। अगर हम यहाँ लें तो x की वैल्यू 1 है पर y की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। ऐसे करते करते अगर हम कहीं भी चले जाएं इस लाइन पे ही तो हमें हमेशा इसकी हाइट 0 मिलेगी, मतलब y एक्सिस की वैल्यू 0 मिलेगी। तो इससे हमें एक प्रॉपर्टी इसकी मिल रही है y = 0। अब जो प्रॉपर्टी हमें इसकी मिलती है तो उसे ही हम इस लाइन का इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम x एक्सिस का इक्वेशन देखें तो x एक्सिस का इक्वेशन हमें मिल रहा है y = 0। ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड में देखते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस का इक्वेशन मतलब हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो y एक्सिस को ओवरलैप कर रही है, y एक्सिस पर ही अगर हमें लाइन मिल रही है। सपोज हमने एक लाइन ड्रॉ की जो हमें यहाँ पर ही मिल रही है, तो इस कंडीशन पर अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इसका इक्वेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे किया सेम यहाँ पर भी हम उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगर हम लोअर से अप जाएंगे तो y की वैल्यू हमें डिफरेंट मिलेगी, पहले नेगेटिव मिलेगा, फिर 0, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होते जा रही है। तो ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वेरिएबल है, तो हम इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते। अब हम ऐसी चीज़ देखते हैं जो इसका हर पॉइंट फॉलो करे, चाहे ये पॉइंट हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ पे, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हर पॉइंट में एक समान है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस लाइन के हर पॉइंट पर x की वैल्यू 0 मिल रही है, क्योंकि ये ना ही लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्टेड है ना ही राइट साइड में डिफ्लेक्टेड है, ये सीधे y एक्सिस को ओवरलैप किया हुआ है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं x = 0, और ये प्रॉपर्टी हर पॉइंट फॉलो कर रहा है जो भी इस एक्सिस में लाई करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी मिल रही है इसे हम कहते हैं y एक्सिस का इक्वेशन। ठीक है। तो इस बेसिस पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम x एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे तो वो हमें मिलेगा y = 0, और अगर हम y एक्सिस का इक्वेशन लिखेंगे तो ये हमें मिलेगा x = 0। और ये हमें क्यों ऐसा मिलता है ये हम देख चुके कि उसकी प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है। उसके बाद थर्ड हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अभी हमने बात की थी कि कोई लाइन अगर y एक्सिस पर ही है, उसको ओवरलैप किए हुए है, तो उस लाइन का हम इक्वेशन क्या लिखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये y एक्सिस है। अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो y एक्सिस के पैरेलल है, उसके पैरेलल ड्रॉ की गई है, तो उस कंडीशन पर हम उस लाइन का इक्वेशन क्या लिखेंगे। तो इसके लिए हम दो कंडीशंस लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम लोग कंसीडर करते हैं कि जब लाइन जो हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे वो लाइन राइट साइड में ड्रॉ की गई हो, और सेकंड कंडीशन हम लोग लेते हैं कि कोई भी लाइन पैरेलल है और वो x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ की गई है। उस कंडीशन पर हम उसका इक्वेशन किस तरह लिखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट केस को देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन को देखेंगे, जब कोई भी लाइन अगर जो हमने ड्रॉ की है वो y एक्सिस के पैरेलल है और x के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू इसके हर पॉइंट पर वेरिएबल है, हर पॉइंट पर y की वैल्यू चेंज हो रही है। इसकी वैल्यू x की एक फिक्स वैल्यू, अगर हम यहाँ पर के पॉइंट को कोई भी वैल्यू ले लें, अगर सपोज हम इसे a ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर a है। उसके बाद ये लाइन पैरेलल है c, तो इसकी x की दूसरी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। x की वैल्यू a यहाँ पर भी हमें मिलेगी, x की वैल्यू a हमें यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। सभी पॉइंट पर x की एक फिक्स वैल्यू हमें मिल रही है। अगर हम इसे नंबर लाइन पे ही सिंपल ड्रॉ करेंगे तो अगर ये पॉइंट 1 है
और हमने इसी पॉइंट से x के y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 होगी। तो अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई है तो उसकी वैल्यू x की एक फिक्स होती है और सभी पॉइंट पर वो एक समान होती है, वो चेंज नहीं होती। तो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसको यही प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे कि उसकी x की वैल्यू एक फिक्स है। तो इस बेसिस पर इसका जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इसका हम इक्वेशन लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a। जो भी a की वैल्यू होगी, अगर ये 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है तो x की a की वैल्यू हम 5 लेंगे, अगर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है तो हम a की वैल्यू 3 लेंगे। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और x की पॉजिटिव डायरेक्शन साइड वो ड्रॉ किया गया है या हम कहें इधर राइट साइड में ड्रॉ किया गया है तो उस कंडीशन पर उसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू a। सेकेंड केस है, अगर कोई भी लाइन पैरेलल है y एक्सिस के और वो लेफ्ट साइड में ड्रॉ की गई है या हम कहें x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ की गई है तो उस कंडीशन पर हम उसका इक्वेशन क्या लिखेंगे। तो सिंपल है, जैसा हमें यहाँ पे a वैल्यू मिल रहा था, हमने कंसीडर किया था, हमें यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए हमें माइनस में वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ पर भी वही वैल्यू हमें मिलेगी माइनस ए, यहाँ पर भी हमें माइनस ए मिलेगी। हर पॉइंट पर हमें एक फिक्स वैल्यू मिल रही है तो इसलिए हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है कि लाइन के इक्वेशन की वैल्यू हमें पॉजिटिव कब मिलेगी और हमें नेगेटिव कब मिल रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। कोई भी लाइन जो हमने ड्रॉ की है कोऑर्डिनेट्स में वो x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम दो कंडीशन लेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम कंसीडर करते हैं कि जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस के अपर साइड में ड्रॉ की गई है, और सेकेंड कंडीशन हम लोग कंसीडर करते हैं कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और लाइन x एक्सिस के लोअर साइड में ड्रॉ की गई है। तो इस बेसिस पर अगर हम इन लाइनों के इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर ये x एक्सिस के अपर साइड में जो लाइन ड्रॉ की गई है वो उसके अगर हर पॉइंट्स की हम लोग वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हर पॉइंट पर x की वैल्यू चेंज हो रही है, x की वैल्यू वेरिएबल है, पर यहाँ पर जो y की एक फिक्स वैल्यू हम लोग लेंगे वो वैल्यू लाइन का हर पॉइंट फॉलो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर इसकी एक वैल्यू ले लेते हैं b तो यहाँ पर भी y की वैल्यू हमें b मिलेगी, यहाँ पर भी y की वैल्यू b मिलेगी, यहाँ पर भी हमें y की वैल्यू b मिलेगी। तो ये जो लाइन है जो x एक्सिस के पैरेलल है वो लाइन y के एक वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू है, हर पॉइंट वो वैल्यू को फॉलो कर रहा है। तो इस बेसिस पर इसका हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू b, और x की वैल्यू हम इसकी एक फिक्स नहीं बता सकते क्योंकि x की वैल्यू वेरिएबल है। यहाँ पर उस x की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, ऐसे हर पॉइंट पर x की वैल्यू डिफरेंट है, पर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो हर पॉइंट फॉलो कर रहा है वो हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू b। मतलब इस लाइन की हाइट जो एक फिक्स है वो हाइट सभी पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, हर पॉइंट पर वही हाइट हमें मिल रही है। सेकेंड कंडीशन हम लोग देख रहे हैं, जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस के लोअर साइड में ड्रॉ की गई है या हम कहें y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रॉ की गई है, तो इस कंडीशन पर हमें यहाँ पर y की एक फिक्स वैल्यू मिलेगी पर वो नेगेटिव में मिलेगी और यही वैल्यू हमें इस हर पॉइंट्स की मिलेंगी। तो जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू माइनस b। तो यहाँ पर हमें लाइन की अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसके लिए हम दो इक्वेशंस लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू b एंड y इज इक्वल टू माइनस b। एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड 3 यूनिट्स टू द राइट ऑफ इट। हमें y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो 3 यूनिट राइट साइड में होगी। तो अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हमने स्टडी किया है कि अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो और राइट साइड में हो तो उस लाइन का इक्वेशन हम लेते हैं x इज इक्वल टू a, और यहाँ पर हमें 3 यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब हमें a की वैल्यू 3 गिवन है। तो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें राइट साइड में
3 यूनिट डिस्टेंस पर, तो ये लाइन हमें y एक्सिस के पैरेलल में इस साइड इस तरह से मिल जाएगी और इस लाइन का इक्वेशन हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू इसके हर पॉइंट्स पर 3 है। यहाँ पर भी ये डिस्टेंस हमें 3 मिलेगा, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस हमें 3 मिलेगा, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस हमें 3 मिलेगा। तो हर पॉइंट्स के लिए ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो एक फिक्स वैल्यू को फॉलो कर रहा है, उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि इसके हर पॉइंट पर x की एक वैल्यू 3 है, इसलिए यहाँ पर हमने 3 यूनिट डिस्टेंस पर ये लाइन ड्रॉ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। यहाँ पर हमें दोनों एक्सिस x एक्सिस एंड y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें गिवन है -2, 3, मतलब x एक्सिस के लिए हमें वैल्यू गिवन है -2 और y एक्सिस की वैल्यू हमें गिवन है 3। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। तो x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब हमें इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में हमें मिलेगा और y की वैल्यू हमें मिल रही है 3, तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल रहा है -2, 3। इस पॉइंट से हमें x एक्सिस के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ करना है और y एक्सिस के पैरेलल भी लाइन ड्रॉ करना है। तो अगर हम x एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये लाइन हमें मिल रहा है इस तरह से। अब ये लाइन हमने x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है -2, 3 पॉइंट से। अगर हम इस लाइन को L नाम दें और इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो हमें मालूम है कि हम लाइन का इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं कि वो वैल्यू जो हर पॉइंट इस लाइन का फॉलो करे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमने इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ किया हुआ है, पर यहाँ पर x की वैल्यू हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। यहाँ पर x की वैल्यू कोई और है, यहाँ पर कुछ और है, पर ऐसी वैल्यू जो इस लाइन का हर पॉइंट फॉलो कर रहा है वो है इसकी हाइट हर पॉइंट पर हमें 3 यूनिट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर भी हाइट 3 यूनिट है, यहाँ पर भी हाइट 3 यूनिट है। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 3। ठीक है। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल हमें लाइन मिल जाएगा इस तरह से। और इस लाइन का अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर पॉइंट पर x की वैल्यू फिक्स है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, पर x की एक फिक्स वैल्यू है -2, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस 2 है और ये लाइन x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो उस कंडीशन पर हमने स्टडी किया है कि हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं x इज इक्वल टू -a। तो यहाँ पर ये हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो -2, 3 इस पॉइंट से होकर अगर हम x एक्सिस एंड y एक्सिस के पैरेलल लाइनें ड्रॉ करें तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी उस लाइन का इक्वेशन हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू 3 और जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उस लाइन का इक्वेशन हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है और स्लोप के बेसिस पर हम लाइन का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार और स्टडी करते हैं। तो हमने स्लोप में स्टडी किया था कि जैसे जैसे हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते जाते हैं तो हर पॉइंट पर हमें एक डिफरेंट इंक्लिनेशन मिलते जाते हैं। उस इंक्लिनेशन को हम एंगल कहते हैं और जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ते जाता है एंगल बढ़ते जाता है और जब हम एक रोटेशन करके वापस यहाँ पर आते हैं तब हम उस रोटेशन को 360 डिग्री रोटेशन कहते हैं। मतलब उस कंडीशन पर हमें एंगल 360 डिग्री मिलता है। अब जैसे हम रोटेट करते हुए इस पॉइंट तक गए और यहाँ पर हमें एंगल θ1 मिल रहा है। तो इस लाइन का स्लोप, अगर हम इस लाइन को L ले लें तो इस लाइन L का स्लोप हमें कुछ और मिल रहा है यहाँ से। अब उसके बाद अगर हम और रोटेट करते गए तो यहाँ से हमें अगर एंगल θ2 ले लें तो इस लाइन का स्लोप हमें कुछ और मिलेगा। सिमिलरली अगर हम इस तरह से रोटेट करते जाएं तो हमें लाइन का स्लोप डिफरेंट मिलते जाता है। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है स्लोप बढ़ते जा रहा है।
पर अगर हम उसके बाद इस पॉइंट तक जाते हैं तो इस पॉइंट पर एंगल बढ़ के हो गया θ4, पर यहाँ पर हम स्लोप को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि स्लोप यहाँ से अनडिफाइंड वैल्यू होती है, क्योंकि ये लाइन इन्फिनाइट तक रहता है तो इसका हम स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम यहाँ से फिर अगर और इंक्लाइन करते हैं तो यहाँ से एंगल और बढ़ गया, पर जब हम यहाँ से देखें तो इस लाइन का स्लोप कम हो गया, क्योंकि स्लोप हम इस लाइन के झुकाव को लेते हैं, यहाँ से इस लाइन का झुकाव कम हो गया। तो अगर हम स्लोप को मापना चाहें कि स्लोप का एक यूनिट बताना चाहे कि अगर हम स्लोप को एंगल के बेसिस पे इंडिकेट कर सकते हैं तो उस कंडीशन पर अगर हम स्लोप की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे। अगर हम स्लोप को डायरेक्टली एंगल से मापना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप है, यहाँ पर एंगल θ1 है, लाइन का स्लोप कुछ है, जैसे एंगल बढ़ गए θ2 हुआ, यहाँ पर स्लोप बढ़ गया, हमने यहाँ पर एंगल बढ़ा के θ3 किया, फिर से लाइन का स्लोप बढ़ा। पर अगर हम यहाँ से θ5 एंगल को देखें तो θ5 एंगल में एंगल की वैल्यू बढ़ गई, पर यहाँ पर लाइन का स्लोप कम हो गया। तो इस तरह से हम ये इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी लाइन के स्लोप को हम लाइन के एंगल से इंडिकेट नहीं कर सकते, एंगल से उसकी वैल्यू एंगल से उसे हम नहीं माप सकते। अब अगर हम एंगल से उसे प्रदर्शित नहीं कर सकते तो ऐसी कौन सी इकाई है जिससे हम किसी भी स्लोप को फाइंड कर सकें। तो उसके लिए हम ऐसा देख रहे हैं कि जैसे एंगल बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, पर यहाँ वर्टिकल लाइन के बाद या हम कहें वाई एक्सिस के बाद स्लोप बढ़ना बंद हो गया, स्लोप कम हो गया। वैसे ही अगर हम इस लाइन पर देखें तो अगर हम एंगल बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस एंगल को हम कहते हैं कि ये एंगल टोटल 180 डिग्री है। अब पर हमें मालूम है कि अगर हम यहाँ पे पहुँच गए तो इस पॉइंट पर स्लोप 0 हो गया, क्योंकि लाइन एक भी इंक्लाइन नहीं है तो उसका स्लोप 0 है। पर अगर हम इस एंगल को देखें θ1, तो अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू कंसीडर करते हैं 30 डिग्री, तो θ1 की वैल्यू 30 डिग्री है और इसका स्लोप हमें मिल रहा है। पर जब हम थीटा को बढ़ाते बढ़ाते 180 पर गए तो एंगल बढ़ गया और हमें 180 मिल गया, पर यहाँ पर स्लोप हमें 0 मिल रहा है, मतलब हम स्लोप को एंगल से इंडिकेट नहीं कर सकते। अब स्लोप हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। जब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद और इस एंगल की वैल्यू हमें इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए हम लोग देखें तो अगर हम इस वैल्यू में चेंज देखें तो यहाँ पर हर पॉइंट पर x की वैल्यू हम एक फिक्स करते हैं कि x की वैल्यू अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की लेनी है, मतलब हम हमेशा इस पॉइंट तक की ही वैल्यू लेंगे। तो हम यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम x ले लें और y की वैल्यू यहाँ पर हम ले लेते हैं y1। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं y2। ऐसे ही हम सारे लाइनों के लिए देखें तो यहाँ पर अगर हम इसे देखें तो y की वैल्यू चेंज होती जा रही है और x की वैल्यू फिक्स है। तो ऐसा कौन सा पैरामीटर है जो केवल y पर डिपेंड करता है। अगर हम x की वैल्यू को फिक्स कर दें तो x की वैल्यू पर वो डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ से हम देखेंगे कि अगर हम देखें tan थीटा, तो tan थीटा हमें मिलता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहाँ पर y परपेंडिकुलर को इंडिकेट कर रहा है और x बेस को इंडिकेट कर रहा है। x की वैल्यू हमने फिक्स कर दी कि अगर हम एक वैल्यू लेके देखें कि x की वैल्यू 5 है, हमेशा x की वैल्यू 5 ही रहेगी। अब यहाँ पर अगर y की वैल्यू हम फर्स्ट कंडीशन पर ले ले 5, सेकंड कंडीशन पर ले ले 10, थर्ड में हम ले ले 15, तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, मतलब हमें tan थीटा 1 मिल गया। अगर सेकंड में देखें इसकी वैल्यू 10 है, मतलब tan थीटा की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है लाइन tan थीटा की वैल्यू हमें डिफरेंट मिलती जा रही है। उसके बाद हम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आते हैं।
अब यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि इस लाइन पर हम स्लोप को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइन इन्फिनिटी तक जाती है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है। अब उस लाइन पॉइंट पर अगर हम tan थीटा को डिफाइन करें तो यहाँ पर भी y अपॉन एक्स हम लेंगे और हम इस लाइन से परपेंडिकुलर की लेंथ को ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि परपेंडिकुलर हम किस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू भी अनडिफाइंड मिलेगी या इन्फिनिटी मिलेगी। तो ये स्लोप की सारी वैल्यूज tan थीटा के लिए ट्रू है। तो इस बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप को हम मापने के लिए या स्लोप की वैल्यू बताने के लिए पैरामीटर यूज़ करेंगे tan थीटा, जहाँ पर जैसे जैसे लाइन का इंक्लिनेशन होगा हम थीटा की वो वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब हमने स्लोप को इंडिकेट करने के लिए tan थीटा ही क्यों लिया, हमने sin थीटा या cos थीटा क्यों नहीं लिया, इसका रीज़न देखते हैं। जैसे अगर हम sin थीटा कंसीडर करते तो sin थीटा का फॉर्मूला हम स्टडी करते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस में जैसे जैसे ये परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर जब यहाँ से यहाँ तक था इसके हाइपोटेनियस की वैल्यू ये थी, जब परपेंडिकुलर इतना हो गया तो हाइपोटेनियस की वैल्यू भी बढ़ गई। तो जैसे जैसे परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है हाइपोटेनियस भी चेंज हो रहा है, पर हमें इसके स्लोप को मापने के लिए एक ऐसी राशि चाहिए, हमें एक फिक्स वैल्यू दे सके कि जैसे हम स्लोप एंगल बढ़ाएं हमें स्लोप भी बढ़ता हुआ मिले, वो tan थीटा के लिए ट्रू है। अब एक रीज़न तो ये हो गया। सेकेंड रीज़न हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें एंगल 90 डिग्री मिलता है, ये हमें मालूम है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो sin 90 की वैल्यू हमें 1 मिलती है क्योंकि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इक्वल मिलते हैं। अब sin थीटा की वैल्यू 1 मिल रही है, जबकि हमने क्या कंडीशन पहले ही लिया है कि y एक्सिस पर हम स्लोप को डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जाके ये रॉन्ग हो जाता है, इसलिए हम sin थीटा से इंडिकेट नहीं करते। ऐसे ही हम cos थीटा से भी इंडिकेट नहीं करते। cos थीटा से हम लोग इसलिए इंडिकेट नहीं करते क्योंकि cos थीटा की वैल्यू होती है बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस बाई हाइपोटेनियस अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 है और यहाँ पर एंगल भी 0 है, इंक्लिनेशन 0 है, पर cos 0 की वैल्यू तो हमें 1 मिलती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ पे cos की मिल रही है। तो इस बेसिस पर हमें स्लोप की वैल्यू भी मैक्सिमम मिलनी चाहिए, जो हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। इसीलिए हम sin थीटा एंड cos थीटा को स्लोप को इंडिकेट करने के लिए यूज़ नहीं करते। स्लोप के लिए हम यूज़ करते हैं tan थीटा को, क्योंकि tan थीटा की 0 इंक्लिनेशन पे वैल्यू 0 मिलती है, 90 डिग्री इंक्लिनेशन पर हम इसे बोलते हैं कि हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो इस कंडीशन पर जब हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जैसे जैसे हम एंगल लेंगे, इंक्लिनेशन लेंगे, अगर यहाँ से एंगल बढ़ भी जाता है तो हमें स्लोप की वैल्यू हमेशा बढ़ी हुई नहीं मिलती, हर पॉइंट पर उसकी एक फिक्स वैल्यू मिलती है। अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो जब इसका इंक्लिनेशन देखेंगे तो यहाँ से एंगल भले हमें बढ़ता हुआ मिलेगा, पर स्लोप की वैल्यू हमें एक फिक्स मिलती है जो उसकी वैल्यू होगी। इसलिए क्या करते हैं, स्लोप की वैल्यू को मापने के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा का यूज़ करते हैं। और स्लोप को इंडिकेट करने के लिए एक राशि हमने चुनी हुई है स्मॉल m, जिसे हम मेजरमेंट ऑफ स्लोप भी कह सकते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू tan थीटा, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, y कोऑर्डिनेट में जो भी चेंज होगा अपॉन x कोऑर्डिनेट में जो भी चेंज होगा। तो ये सभी चीज़ों का यूज़ हम स्लोप में करेंगे। ये सभी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम अभी लाइन का इक्वेशन स्टडी करेंगे स्लोप के बेसिस पर। तो उस कंडीशन पर जैसे जैसे स्लोप चेंज होगा लाइन के इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे ये हम देखेंगे। अब अभी मैंने आपको लाइनें ड्रॉ करके बताई। अब जैसे कोई भी लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर एंगल लिया और उससे स्लोप बताया। अब अगर हमें कोई कहे कि इन दोनों पॉइंट के बीच अगर A और B लेते हैं तो A और B पॉइंट के बीच हमें स्लोप की वैल्यू पता करनी है, तो इस कंडीशन पे इन दोनों पॉइंट के बीच हम स्लोप कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप नीचे करेंगे और इसे इस तरह से करेंगे और यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा और इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके टेंजेंट ऑफ थीटा यूज़ करके हम उस लाइन का स्लोप बता सकते हैं।
ठीक है, ये हम आगे देखेंगे क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से हमें मिल जाएगा चेंज इन y और यहाँ से हमें मिल जाएगा चेंज इन x, और चेंज इन y अपॉन चेंज इन x जब हम करेंगे, जिसे हम डिफरेंशिएशन में भी स्टडी करते हैं, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी लाइन के स्लोप की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं स्लोप के बारे में कि लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम किस तरह से इंडिकेट करते हैं और स्लोप को tan थीटा से ही क्यों नापते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग लाइन का इक्वेशन देखते हैं। फर्स्ट इज, अगर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो इसके लिए हम यहाँ से x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करते हैं और हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है। इस लाइन में एक पॉइंट हमें दिया हुआ है xy और इस लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है m। अगर हम इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करना चाहें कि अगर हमें किसी भी लाइन के एक पॉइंट की वैल्यू गिवन हो और स्लोप की वैल्यू गिवन हो तो उसके लिए हम क्या एक जनरल इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है b जिसकी वैल्यू है x1 y1। हम यहाँ पे एक और पॉइंट कंसीडर करते हैं a जिसकी वैल्यू है x y। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं y एक्सिस के पैरेलल। सिमिलरली b से यहाँ पर पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर ये ड्रॉप हमें मिल जाएगा। अगर हम इसे c ले लें, इसे d ले लें, तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगा। हम यहाँ से इस लाइन का भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं e। अब अगर हम लाइन के स्लोप के बेसिस पर इस लाइन के स्लोप का फॉर्मूला लिखें तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमें इस tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए अगर इस एंगल की वैल्यू थीटा है तो इस एंगल की वैल्यू भी हमें थीटा मिलेगी, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल ही ये लाइन BC ड्रॉ की गई है। और कोई लाइनें पैरेलल हो और उन्हें एक तिरछी लाइन काटे तो हमें मालूम है कि इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल्स थीटा हो जाएंगे। इस बेसिस पर tan थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AC अपॉन BC। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब हम AC एंड BC की एक वैल्यू लेना चाहते हैं, उसके लिए AC को हम चेंज करके रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं AD माइनस CD। सिमिलरली हम BC को ले सकते हैं ED, क्योंकि ये सेम लेंथ है, और ED को हम चेंज करके लिख सकते हैं OD माइनस OE। हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें इसकी वैल्यूज पुट करने में आसानी हो। अब AD मतलब A से D तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस y एक्सिस के इस पॉइंट की वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है और y एक्सिस के इस पॉइंट की वैल्यू है y, तो AD के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं y। सिमिलरली CD हमें मिल रहा है, CD मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये इस पॉइंट पर जो y की वैल्यू है उसे इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पर y की वैल्यू हमें मिल रही है y1। वैसे ही हम OD और OE को देखें तो OD इस टोटल लेंथ को इंडिकेट कर रहा है और ये इस पॉइंट पर x एक्सिस की वैल्यू बता रही है, तो ये वैल्यू हमें x मिल रही है, और OE हमें इस पॉइंट पर x की वैल्यू बता रही है जो हमें x1 मिल रही है। ये हमें इक्वल मिल गया tan थीटा के। अब हम अगर इस इक्वेशन में m इज इक्वल टू tan थीटा में tan थीटा की प्लेस पे वैल्यू ले लें तो ये हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो इस बेसिस पर लाइन का इक्वेशन हमें मिल जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। और ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसे हम इस चैप्टर में बार बार यूज़ करेंगे अगर हमें किसी भी लाइन के एक पॉइंट की वैल्यू गिवन हो जो उस लाइन पर लाई करती है और उस लाइन के स्लोप की वैल्यू गिवन हो या फिर उस लाइन का इंक्लिनेशन हमें गिवन हो, तो उस कंडीशन पर अगर हम लाइन का स्लोप लिखेंगे तो हम उस लाइन के स्लोप का स्टैंडर्ड फॉर्म इसको यूज़ करेंगे और y1 एंड x1 की प्लेस पे हम उसके x एक्सिस y एक्सिस की जो भी वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू को पुट करेंगे और m की प्लेस पे हम थीटा की उसके स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे और हम हमेशा लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू -4, 3 विथ स्लोप 1/2। यहाँ पर हमें x1 y1 पॉइंट की वैल्यू गिवन है -4, 3 और लाइन के स्लोप m की वैल्यू गिवन है 1/2 और इस लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। तो हमने अभी स्टडी किया
लाइन का इक्वेशन हमें मिलता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस ऑफ 4, ये हमें मिल गया। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, या हमें ये मिल जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। हम अगर इन दोनों टर्म्स को इधर ट्रांसफ़र करें तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और यही हमें लाइन का इक्वेशन मिल रहा है जो -4, 3 पॉइंट से पास होती है, और लाइन का स्लोप हमें मिल रहा है 1/2। ठीक है, लाइन के इस फॉर्म को स्टडी करने के बाद हम स्लोप के बेसिस पर ही लाइन का एक सेकंड फॉर्म देखते हैं जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने स्लोप वर्ड तो समझ आ रहा है कि स्लोप क्या होता है, सेकंड वर्ड हमने यूज़ किया है इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या होता है ये देखते हैं। इंटरसेप्ट हम उसे कहते हैं कोई भी लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं, अगर हम उस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करें या हम लाइन को इस तरह से ड्रॉ करें तो हम देख रहे हैं कि लाइन जो हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं वो एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पर काटती है। कभी कभी हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन हमें इस तरह से मिल रही है, मतलब ये वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पर कट कर रही है। कभी कभी वो दोनों एक्सिसों को किसी पॉइंट पर कट करती है। तो यहाँ पे जो एक्सिस को जिस पॉइंट पर भी कट करती है, इस पॉइंट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, कुछ भी हो, उस पॉइंट को, उस जो भी काटा गया पोर्शन है उसे हम लाइन का इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर इस पॉइंट की वैल्यू 3 है, हम कहेंगे कि इस लाइन का इंटरसेप्ट 3 है। अगर यहाँ पर 2 है तो हम कहेंगे कि इस लाइन का इंटरसेप्ट 2 है। तो इंटरसेप्ट मतलब कोई भी लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से जितना पोर्शन कट करती है उसे हम उसका इंटरसेप्ट कहते हैं। अब अगर हमें किसी भी लाइन के इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है और उस लाइन का स्लोप गिवन है तो उस कंडीशन पर उस लाइन का हम इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर हम लाइन ड्रॉ करें सपोज इस तरह से, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब हम स्टडी करेंगे तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम दोनों कंडीशन स्टडी करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेंगे जब लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे वो वाई एक्सिस से कोई इंटरसेप्ट काटती है। सेकंड कंडीशन हम लेंगे जब वो लाइन एक्स एक्सिस से कोई इंटरसेप्ट काटती है। तो दोनों कंडीशन पर हम देखते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं जब कोई भी लाइन यहाँ पर वाई एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट काट रही है। अब वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 है। अगर हम ले लें कि ये सी इंटरसेप्ट काट रही है स्मॉल सी, तो इस पॉइंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 सी। अब यहाँ पर अगर हमें कोई भी एक पॉइंट, हम इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब अगर हमें लाइन का स्लोप m गिवन हो, अगर हम इसे ले ले tan थीटा, अगर ये इंक्लिनेशन थीटा है तो, और हमें उसका इंटरसेप्ट c गिवन है, तो उस कंडीशन पर हम लाइन का इक्वेशन किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है xy। अगर हम इस पॉइंट को कैपिटल A ले लें, अब इसके बाद हम इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा कंसीडर कर रहे हैं। हम इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा कंसीडर कर रहे हैं और जिसके कारण स्लोप की वैल्यू हमें टेंजेंट ऑफ थीटा मिल रही है। अगर हम इस लाइन का इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इस लाइन से यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर एंगल में, यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है और इस एंगल की वैल्यू भी हमें थीटा मिल जाएगी क्योंकि ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब अगर हम इस लाइन का इक्वेशन फॉर्म पता करना चाहें तो इसके लिए हम सिमिलर करेंगे जैसे हमने अभी किया था। तो ये हमें मिल जाएगा m = tan थीटा। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर इस एंगल के बेसिस पर हमें मिल रहा है AE और बेस हमें मिल रहा है BE। अब हम इन परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू को देखें तो AE को चेंज करके हम लिख सकते हैं AD माइनस ED। सिमिलरली BE जो यहाँ से लेंथ है मिल रहा है
उसे अगर हम ड्रॉप करके OD लिख ले तो ये भी ट्रू होगा। अब इनकी वैल्यूज़ हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर AD मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ इंडिकेट कर रहा है। इसे अगर हम रेफरेंस देखें तो y एक्सिस के इस पॉइंट तक की वैल्यू मिल रही है और ये वैल्यू हमें y मिल रही है, तो ये हमें मिल गया y। सिमिलरली यहाँ से ED मतलब E से लेके D तक का डिस्टेंस, ये वाला लेंथ, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे तो वही वैल्यू हमें मिलेगी और ये वैल्यू हमें मिल रही है y एक्सिस की C, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा y माइनस C। और OD अगर हम लोग देखें तो ये हमें x के इक्वल मिल रहा है। अब यहाँ से अगर हम इसे y के रेस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा mx इज इक्वल टू वाई माइनस सी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर हम c को इधर ट्रांसफ़र कर दे तो। इस बेसिस पर अगर हम फर्स्ट केस लें जब लाइन y एक्सिस से इंटरसेप्ट c कट कर रही है तो उस कंडीशन पर लाइन का हमें इक्वेशन मिल गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर हम सेकेंड फॉर्म देखें कि कोई भी लाइन है जो x एक्सिस से इंटरसेप्ट काट रही है, अगर हम इस लाइन का इंटरसेप्ट d ले लें तो इस लाइन के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को a ले लें तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें d एंड 0 मिल गया और यहाँ पर हम एक कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं b जिसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है x y, और इस लाइन का अगर हम इक्वेशन फॉर्म करना चाहें तो यहाँ से हम इस लाइन का स्लोप लिख सकते हैं m, या हम इसे लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। हमने पिछली क्लासेस में स्लोप का एक फॉर्मूला स्टडी किया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम उस मेथड से भी इसे बना सकते हैं क्योंकि यहाँ से दो पॉइंट्स की वैल्यू हमें मिल गई। तो अगर हम पुट करें तो ये हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है y एंड y1 की वैल्यू है 0, तो ये हमें मिल गया y माइनस 0। सिमिलरली x1 की वैल्यू है x एंड x2 की वैल्यू है d, तो ये हमें मिल गया x माइनस डी। अब अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस टी। तो अगर कोई भी लाइन y एक्सिस से इंटरसेप्ट कट करती है तो उस कंडीशन पर हमें इक्वेशन मिल जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m लाइन के स्लोप को इंडिकेट कर रहा है एंड c y एक्सिस पर इंटरसेप्ट को इंडिकेट कर रहा है। और अगर कोई भी लाइन x एक्सिस से इंटरसेप्ट कट करती है तो उस कंडीशन पर लाइन का इक्वेशन हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, जहाँ पर m लाइन का स्लोप है एंड d x एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट का लेंथ है। ओके, तो इस तरह से हमें लाइन के डिफरेंट इक्वेशंस मिलते हैं। तो आज की क्लास में हमने लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स स्टडी किए और उन फॉर्म्स पर हम लाइन का एक जनरल इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं ये स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम लाइन के कुछ और फॉर्म देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स की वैल्यू गिवन है तो उस कंडीशन पर हम लाइन का इक्वेशन किस तरह से फाइंड करेंगे। अगर हमें लाइन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है तो उस कंडीशन पर हम लाइन का इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।